हेलो साथियों, मैं रवि प्रताप सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल SSG 0.2 में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में ये दिख रहा है, क्विक रिवीजन ऑन DPSP। ये क्विक रिवीजन आपको देखने में लगेगा, लेकिन मैंने इसको विधिवत डिटेल से पढ़ाने की आज कोशिश करूंगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो ये DPSP है, ये आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, जैसे यूपी पेट आप रिसेंटली में होने वाला है, इसके बाद SI का होने वाला है, दरोगा, ठीक है। उसके बाद PCS प्री, GD, RO ARO, आप कोई भी SSC CGL CSL ये अभी होने वाले हैं। तो आप इन कोई भी ये जो हैं एग्ज़ाम, इनमें कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, उनके लिए आपको बेहद साबित होगा। ये आप ये समझ लीजिए, यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आपको मिलने वाला है। बस आज एक बार इसी एक वीडियो में ही, एक बार में ही आपको ये DPSP समाप्त हो जाएगा। आप इसके बाद आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो आइए मैं इसको शुरू करता हूँ। यदि आप लोग जो भी देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिसके जो हमारे द्वारा कोई भी वीडियो हो अपलोड की जा रही है वो आप तक अवश्य पहुँचे। और इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और उससे आप लोग अवश्य जुड़े। जो UPSSC पेट का एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को अवश्य उससे ज्वाइन करें, क्योंकि मैं इससे जो भी शॉर्ट वीडियो होती हैं या शॉर्ट नोट्स होते हैं, इम्पोर्टेंस होते हैं, जैसे पुरस्कार हो गया, खेल से हो गए, जितने भी हो गए, शॉर्ट मैं नोट्स बना के उस पर पिक कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को वहाँ से बहुत आपको फ़ायदा मिलने वाली है। तो आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल को अवश्य जोड़ें। और इसके बाद आपको कुछ भी सुझाव देना हो या आपको कोई भी टॉपिक या कुछ भी पढ़ना है, वो आप लोग हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट अवश्य करें। और इसका मैं अभी रिवीजन भी यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा इसी के साथ। तो आप लोग ध्यान से इसको कायदे से समझने और पढ़ने की कोशिश करें। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ DPSP, ठीक है। जो DPSP है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये रही PDF इसकी, यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। ये रहा, ओके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हमने कहाँ से अपनाया है? तो इसको जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मैंने आयरलैंड से अपनाया है। ये लोग आप लोग ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर ये पूछा जाता है, पूछ लेते हैं, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। और ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में रखा गया है। किसमें? 36 से 51 के बीच में रखा गया है, ठीक है। आइए इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो क्या इसकी परिभाषा दी गई है? तो इसमें लिखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को दिए गए वे सकारात्मक निर्देश हैं जिनका पालन नीति निर्माण के दौरान किया जाना जरूरी है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है। ये चीज़ आप लोग कायदे से ध्यान रखिए। क्या है इस नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है? भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना है, ठीक है। इसके बाद कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? तो ये कल्याणकारी राज्य जो है, इसका मतलब ये है कि कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसमें सरकार जनता के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण कार्य करती है, ठीक है। आइए जो मैंने ये बताया है, इसको 36 से 51 के बीच में रखा गया है, तो इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं, जो आयरलैंड ने जो नीति निर्देशक तत्व हैं, हम लोगों ने आयरलैंड से अपनाए हैं, और लेकिन आयरलैंड ने इसको स्पेन से अपनाया। ये चीज़ आप लोग कायदे से ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने कहाँ से? आयरलैंड से अपनाया है, ठीक है। और लेकिन इन्होंने हम लोगों ने आयरलैंड है स्पेन से, ठीक है। आइए आर्टिकल 36 से 51 शुरू करता हूँ। तो आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 36 में कहा गया है
राज्य की परिभाषा, और ये जो राज्य की परिभाषा जो इससे पहले आर्टिकल 12 में दी गई है, जो आर्टिकल 12 में दी गई है परिभाषा राज्य की, वही आर्टिकल 36 में दी गई है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल जो 37 है, आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के शासन के मूलभूत हैं, लेकिन वे अपरिवर्तनीय हैं। हाँ, जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये अपरिवर्तनीय हैं। ठीक है, आर्टिकल 38 ए में क्या कहा गया है, 38 में जो ए है यानी अनुच्छेद 38(1) में कहा गया सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आय से परिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। ठीक है, इसके बाद जो दे रखा है आर्टिकल 38(2) यानी अनुच्छेद 38 सब क्लास 2, इसमें क्या दिया गया है, आय की असमानता व प्रतिष्ठा सुविधा एवं अवसर की असमानता को कम करना। ठीक है, इसके बाद दे रखा है आर्टिकल 39A, इसमें दो ऐसे इम्पॉर्टेंट हैं, उनको जरूर ध्यान रखना, एक दो जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 39 जो है इसमें पूछा, जो 39A जो दे रखा है स्मॉल ए, जो इसमें लिखा है स्त्री और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। ठीक है, उसके बाद 39B में क्या दे रखा है, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है 39C में क्या दे रखा है, उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, 39D ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादातर जो पूछा जाता है 39 में, तो सबसे ज़्यादा 39D ही पूछा जाता है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य और समान वेतन किस अनुच्छेद में रखा गया, तो आप लोग ध्यान रखना 39D में। ठीक है, इसके बाद अगला दे रखा है 39E, इसमें दे रखा है नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, फिर अगला दे रखा है 39F, बचपन और यौवन को शोषण से बचाना। ठीक है, 39F में दे रखा है बचपन और यौवन को शोषण से बचाना। इसके बाद दे रखा है 39 कैपिटल ए, इसमें दे रखा है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना है, तो 39 जो कैपिटल ए है इसमें दे रखा है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना। ये जो दो आर्टिकल हैं 39 में यदि पूछे जाएंगे तो यही दो पूछे जाते हैं। कौन कौन से, 39D जो स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, और 39 कैपिटल ए जो है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करना। ओके, तो आइए इसके बाद अगला शुरू करते हैं, जो दे रखा है आप लोगों को दिख रहा होगा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या दे रखा है, आर्टिकल 40 जो होता है ग्राम पंचायतों का गठन एवं सशक्तिकरण। ठीक है, 39 जो 40 दे रखा है उसमें पूछा गया ग्राम पंचायतों का गठन ज़्यादातर कहा जाता है, या आप लोग सशक्तिकरण भी याद रखें। तो उसके बाद आर्टिकल 41, इसमें क्या कहा गया है, रोजगार का अधिकार व बेरोजगारी, विकलांगता, बीमारी और वृद्धावस्था में सहायता। ये आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 और आर्टिकल 43 के जो सब क्लास भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर ये यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया रोजगार का अधिकार एवं बेरोजगारी, विकलांगता, बीमारी और वृद्धावस्था में सहायता। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल जो दे रखा है आप लोगों के सामने आर्टिकल 42, इसमें क्या दे रखा है, आर्टिकल 42 में ये देख लीजिए आप, इसमें दे रखा है जो भी कार्य हैं, कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशा में एवं महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था करना। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 43 जो दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, ये मजदूरी यानी मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। ठीक है, इसमें ये सब क्लास भी इसके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आर्टिकल 43
मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। ठीक है, इसके बाद आगे बताते हैं आपको जो 43 जो सब इसका आर्टिकल वो 43A जो दे रखा है, 43A में आप लोगों को क्या दे रखा है, उद्योग के, ठीक है, उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना। क्या है, उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों को भागीदार बनाना। ओके, इसके बाद दे रखा है आर्टिकल 43B। 43B में क्या दे रखा है, सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना, जो 2011 में संविधान संशोधन 97 संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया है। कौन सा, 43B, सहकारी संस्थाओं की उन्नति करना। ठीक है, उसके बाद दे रखा है आर्टिकल 44। इसमें दे रखा है आर्टिकल 44 में क्या दे रखा है, ये देख लीजिए आप लोग। आर्टिकल 44 में कहा गया नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई। यानी इसको ये पूछा जाता है कि समान न्याय के लिए समान नागरिक संहिता किसमें दी गई नागरिकों के लिए, तो आर्टिकल 44 यानी 44। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, आर्टिकल 45 में क्या दे रखा है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का प्रबंध करना, ये 45 में दे रखा है। ठीक है, आर्टिकल 46 में क्या दे रखा है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना। ठीक है, आर्टिकल 46 में दे रखा है। आर्टिकल 47 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 47 में दे रखा है लोक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार व शराब तथा अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगाना। ठीक है, आर्टिकल 48 जो आर्टिकल 48 है उसमें क्या दे रखा है, कृषि एवं पशुपालन का विकास तथा गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है ज़्यादातर, ये भी पूछा जाता है कि गाय जो कृषि एवं पशुपालन के विकास के लिए तथा गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं को वध का निषेध करना यानी रोक लगाना, इसी में कहा गया है। 48A में क्या कहा गया है, पर्यावरण का संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा करना 48A में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद 48A हो गया। उसके बाद आर्टिकल 49 में क्या कहा गया है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों वस्तुओं एवं संस्थाओं का संरक्षण करना। क्या कहा गया, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों वस्तुओं एवं संस्थाओं का संरक्षण करना। ठीक है, आर्टिकल 45 इसमें क्या कहा गया है, 45 नहीं, आर्टिकल 50 जो है इसमें कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 क्या कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, ये जो हैं ये टोटल मैंने बताए हैं 36 से 51 तक। ठीक है, इसके बाद ये जो और भी हैं ये इतने आप लोगों को जैसे देख लीजिए, नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण विचारधारा, उसमें देखो गांधीवादी जी कितने हैं, समाजवादी कितने हैं, उदारवादी जो भी हैं अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो समाजवादी जो है 39B 43C 43 और 43A ये समाजवादी नीति ये अनुच्छेद हैं। गांधीवादी कौन से, ज़्यादातर गांधीवादी पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से, 40 अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 46 अनुच्छेद 47 और 48। ठीक है, ये उदारवादी में क्या क्या आ जाएंगे, 44 49 और 50। ओके, और ये देख लीजिए कुछ उनके अपने अपने जो हैं राजनीति शास्त्र KT शाह के अनुसार क्या कहा गया है, ये जो दे रखे हैं इन लोगों को आप लोग पढ़ने, यदि आप ज़्यादा इसका डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हम इसकी PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में तुलना की गई है, इसमें क्या दोनों के अंतर बताया गया, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर में। तो मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक यानी उल्लिखित हैं।
तो और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है मैंने आपको बताया भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लिखित है। उसमें मूल अधिकारों में क्या कहा गया, यह व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको क्या कहा गया, यह राज्यों को सौंपे गए दायित्व हैं जिनके माध्यम से राज्य सुशासन की स्थापना तथा लोक कल्याण सुनिश्चित कर सकेगा, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है, मूल अधिकार में कहा गया है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है मूल अधिकार, लेकिन अभी मैंने आपको बताया राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय हैं, इनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मूल अधिकार को परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या इसको इसमें क्या है, जो मूल अधिकार हैं इनको राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है इनमें, ठीक है। इसमें सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। मूल अधिकार का स्वरूप सामान्य नकारात्मक है, इसमें सकारात्मक है, ये हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। मूल अधिकार का क्रियान्वयन होने पर अनेक युक्त सीमाएं हैं, लेकिन इनमें कोई सीमाएं नहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। ये देख लिए आप, मूल अधिकार जो हैं संविधान में विशेष संरक्षण प्राप्त है, संविधान में इनको मूल अधिकारों को इनको और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर लागू नैतिकता का अधिकार है, वे इसे विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। लेकिन जो मूल अधिकार हैं इनको संविधान में, जैसे अनुच्छेद 32 के तहत आप इसको उच्च न्यायालय में इसकी रिट दायर कर सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय में 32 के तहत अनुच्छेद, और अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में इसका रिट जारी कर सकते हैं। मूल अधिकार का निलंबन विशेष प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 358 और 59 के आधार पर किया जाता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जब तक लागू ना किए जाएं तब तक उनका निलंबन नहीं किया जा सकता है। ऐसे और भी देख लिए, ये क्या दे रखे हैं, इनकी जो भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा इसकी मैं PDF आप लोगों को उसमें करा दूंगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट उन्हीं के बारे में देखे, अनुच्छेद 39 में क्या क्या कहा गया है, क्या संशोधन हुए हैं 40 में, ये जो जितने हैं ये आप लोग उसमें PDF से देख लीजिएगा। लेकिन जितना मैंने बताया ज़्यादातर यही पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों ने समझ लिया है, कायदे से जगह समझ गए हैं, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी जानकारी या जो भी आपको सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। और इसके अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन, और आप लोग टोटल उनको कायदे से उनका प्रैक्टिस कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। पहले एक बार इसको आप लोग PDF से पढ़ लें और फिर एक बार इस वीडियो को देख लें। तो आइए मैं इसके साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।